बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से बोल न्यूज़ पर इस खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और इस ट्रांसमिशन में हमारी ये कोशिश है कि आपको मकबूजा कश्मीर की इस वक्त जो सूरत हाल है, यानी कि मौजूदा सूरत हाल से आगाह करें, ताकि किसी तरीके से आलमी बरादरी की तवज्जो भारत के मजालिम पर दिलाई जा सके, क्योंकि भारत हर मुमकिन ये कोशिश कर रहा है कि कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जा सके। लेकिन ये आवाज़ न उस वक्त दबी थी जब भारत ने अपना नापाक कदम जन्नत नज़ीर वादी में पहली बार उतारे, और ये आवाज़ न आज दबाई जा सकती है जब कश्मीर की भारत आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर से उसकी खुसूसी हैसियत को छीन चुका है। अब कश्मीरियों से उनकी ज़मीन छीनने की भी साजिश, इसके अगले मरहले की जानिब भारत तेज़ी से बढ़ रहा है। उनकी खुद मुख्तारी छीनने की अपने मंसूबे पर कार फरमा है, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी कुछ दिन पहले सामने आई जब कश्मीर की नाम निहाद असम्बली में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए हिंदू इलाकों की नशस्तों में इजाफे की बात की गई। और अब मोदी हुकूमत ने 289 एकड़ ज़मीन हाउसिंग स्कीम के लिए मुख्तस की है। इस ज़मीन पर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाएंगी और जहाँ बाहर से लाकर लोगों को बसाए जाने का इम्कान है। नाज़रीन, बज़ाहिर तो एक इसराइली तर्ज का यहूदी आबादी कार का मनसूबा मालूम होता है। जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन पर यहूदी आबादकारी के नाम पर कब्जा किया और अब भारत में कश्मीर उसी तर्ज पर अपनी अजारतदारी कायम करने की कोशिश कर रहा है। सूरत हाल बहुत संगीन है और आज की इसी नशिस्त में इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे और कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी जो है उस पर भी बात करेंगे। कश्मीर की जो सूरत हाल है, जो कि हमने आर्टिकल 370 से पहले की सूरत हाल पर बात की, और आज की जो सूरत हाल है उस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें दिफाई तज़ियाकार गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उनको हम वेलकम कहते हैं, और दीगर मेहमान हमें आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। हम कई बार इस मौजू पर बात तो कर चुके हैं, लेकिन आज सवाल ये उठता है कि जो आज की सूरत हाल है, यानी कि जो मौजूदा सूरत हाल है कश्मीर की, आलमी बरादरी की तवज्जो नहीं है। और ज़ाहिर है हमेशा हमने देखा कि आलमी बरादरी कश्मीर के मामले पर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहाँ इंसानी हुकूक पर बात नहीं होती, वहाँ पर जो जुल्म सितम कश्मीरी बर्दाश्त कर रहे हैं ना उस पर बात होती है। पाकिस्तान बात कर रहा है, दीगर ममालिक कहीं ना कोई कुछ थोड़ी बहुत बात करते हैं। आपको क्या लगता है ये यौम कश्मीर मनाने से, बार बार इस पर बात करने से क्या कुछ होगा फ़ायदा? हम तो बहुत सालों से ये बात कर रहे हैं। देखो, फायदा तो तब होगा जब दुनिया आपकी बात सुनेगी। बदकिस्मती ये है कि हम अपने चैनल्स पर, अपने अखबारों में तो लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन क्या हमारी बात बाहर सुनी जा रही है? मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं, नंबर एक। नंबर दो, सिर्फ आपके और मेरे चैनल पे बात करने से बात नहीं बनती। बात तब बनती है जब एक वाज़े मकसद के तहत कौम की लीडरशिप कौम को तैयार करे, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, हर तरह से। और एक जो पाकिस्तान बहैसियत कौम एक दुनिया को वाइब्स जाए, और बहैसियत कौम हम दुनिया को ये बात करें, और बहैसियत कौम जो हमारे पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, जहाँ पर भी लोग हैं, हम उन लोगों तक पहुँचे जो ये बात सुन सकते हैं, जो ये बात आगे पहुँचा सकते हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि हमें हर लेवल पर, इंटरनेशनल जो लोग हैं, जहाँ पे मीडिया भी है, इंटरनेशनल जो थिंक टैंक्स भी हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, हमने हर लेवल पर ये बात पहुँचानी है। उसके लिए मेरा और आपका बात करना काफ़ी नहीं है। बदकिस्मती ये है कि हम खुद तो बहुत जज्बे से सब बात भी कर रहे हैं, सारे मामला को उठा भी रहे हैं, तो ये जहाँ पे जो ओपिनियन बनती है इंटरनेशनल लोगों की, लीडरशिप की, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे, नंबर एक। नंबर दो, कौम में एक वाज़े तौर पर जो कश्मीर को लेकर हमें ये तो हम बात करते हैं कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत मिलना चाहिए, हम ये सब बात करते हैं। लेकिन उसको बात करते करते हैं बीच में कहते हैं हाँ जी लेकिन फलानी हुकूमत ने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। एक नैरेटिव कश्मीर का, पूरी कौम का, और पूरी कौम बहैसियत शर्त एक वाहिद शख्स की तरह एक खड़ी हो, चट्टान की तरह। दुनिया को ये मालूम हो जाए, दुनिया को ये पता चल जाए कि हमारा अज़्म ये है कि कश्मीरी जो जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान की जंग है, और उस जंग में हम उनके साथ हर तरह से शरीक है। मेरी बात नोट कीजिए, हर तरह से शरीक हैं,
और वो हमारा एक ऐसा मसला है जो पाकिस्तान की सालमियत से ताल्लुक है, जिसका हम उसके लिए आखिरी हद तक जाएंगे और जरूरत पड़ी तो उसको हद को पार भी करने को तैयार हैं। जिस दिन दुनिया को ये मकसद, ये पैगाम वाज़ेह तौर पर मिल गया और पूरी कौम ने बहैसियत फर्द वाहिद ये पैगाम दिया, तब दुनिया जाके आपकी बात सुनना शुरू करेगी। ठीक, कश्मीरी अपनी जानें देते रहेंगे, देते रहे हैं, सदियों से देते रहेंगे, अब भी देंगे वो, क्योंकि उन्होंने तो अहद कर लिया हुआ है कि हम, और जहनी तौर पर ये भी देखिए, याद रखिए, जहनी तौर पर कश्मीरी आज़ाद हो चुके हुए हैं। अपना खून देना सीख जाती है जो कौम, अपने बच्चों को कुर्बान करना सीख जाती है जो कौम, जिसकी माएँ, बहनें, बेटियां वो पाकिस्तानी हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बच्चियां हैं, जो अपनी इस्मतें कुर्बान करती हैं, एक मकसद के लिए जान देती हैं, वो तो आज़ाद हैं। इससे ज्यादा आज़ादी क्या होगी कि आप अपनी जान तक कुर्बान कर रहे हैं मकसद के लिए। वो ज़हनी तौर पर आज़ाद हो चुके हुए हैं। क्या बहैसियत कौम पाकिस्तान ने भी अपने आप को ज़हनी तौर पर आज़ाद कर लिया है? सही। तो यहाँ पे कमजोरी है, ये कमजोरी हम दूर कर नहीं पा रहे। ठीक है, अच्छा, एक ज़ाहिर है आज की जो सूरत हाल की हम बात करें गुलाम मुस्तफ़ा साहब, तो उसमें ये बताना भी ज़रूरी है कि क्या हो क्या रहा है वहाँ पर, नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, जिस तरह की वहाँ पर आबादी की ज़मीन पे है जहाँ पर लोगों को घर बना के फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, यानी कि आबादकारी की जा रही है बिल्कुल इजराइल की तर्ज पर, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू आबाद किए जा सकें और फिर कब्जा किया जा सके। ये भी बताना बहुत ज़रूरी है आज कि जो कुछ साजिश है वो साजिश बहुत बड़ी है, और वो सिर्फ इस हद तक नहीं कि हम आवाज़ उठाएं, बात करें। पहले तो उन्होंने ये मामला किया 5 अगस्त के बाद से, और अब जो आबादकारी की जा रही है वो और बहुत बड़ी साजिश कर रहा है मोदी। देखिए, ये उसी वक्त शुरू हो गया था जिस दिन 6 नवंबर 1947 को जम्मू में हमारी कौम, हमारी नौजवान कौम को ये याद भी नहीं है बात, जम्मू में उन्होंने कहा कि जो लोग भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं आ जाएं, हम उनको यहाँ से ले जाएंगे, पाकिस्तान पहुंचा देंगे। तो हजारों लाखों लोग मुसलमान इकट्ठे हो गए। जम्मू मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, हिंदू बहुत कम थे वहां पे। तो जब मुसलमान इकट्ठे हो गए, 1 सवा लाख से ज्यादा मुसलमानों को वहां पे शहीद कर दिया गया। उसका नतीजा क्या हुआ? जम्मू को एक लम्हे में 1 सवा लाख मुसलमानों को शहीद करके हिंदू मेजॉरिटी एरिया बना दिया गया। हम तारीख का ये सबक भूल चुके हैं, इसलिए हमें कभी ये ख्याल नहीं रहा कि वो आगे क्या करेगा। उन्होंने पहले ये कदम उठाया, दुनिया ने कोई बात नहीं की, पाकिस्तान उसको भूल गया। हम अब क्या फेस कर रहे हैं? आज से 5-6 साल पहले मैं आपसे शेयर करूं, हाफिज सईद, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी दराज करे, उन्होंने लाहौर में हमारी होटल में एक मीटिंग बुलाई जिसमें मीडिया के लोग इनवाइटेड थे, और मुझे भी खुशकिस्मती से मौका मिला, उन्होंने मुझे भी शक्ल फरमाई बुला लिया। मुझे बैठ के उन्होंने, आज से 6-7 साल पहले उन्होंने बात की थी, मैं बात करूं, मुझे तो याद नहीं है सन कौन सा था, सन 15-16 इसकी बात है ये। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं ये आपको बता रहा हूं कि मोदी का भारत का नेक्स्ट स्टेप क्या है। भारत अब यहाँ पे मुसलमानों की अक़लियत में तक़सीम करने जा रहा है। जब ये 90 की दहाई में मसला शुरू हुआ था, जब वहाँ के मुसलमानों ने दोबारा हथियार उठा लिए थे, तो तकरीबन 80-85 हज़ार जो हिंदू लोग थे वहां से निकल चले गए थे। अब उसके मुकाबले 10 लाख से ज्यादा खानदानों को ला के आबाद करना है उन्होंने कश्मीर की हल्का बंदियां चेंज करनी है। उन्होंने यहाँ पर वो तमाम काम करने हैं जिससे, चूंकि उनके स्पेशल राइट्स थे, कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी ले नहीं सकता था, उसको उन्होंने तब्दील करना है। उन्होंने कर दिया है सब कुछ। अब वहां पे प्रॉपर्टी भी खरीदी जा रही है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी फौज को दे रही है, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को दे रही है, खुद प्रॉपर्टी पे कब्जा करके लोगों के घरों को मिसमार करके वहां पे कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, और वहां पर लाकर आरएसएस के गुंडों को बतौर हिंदू ब्राह्मण वहां पे आबाद किया जा रहा है। मकसद क्या है? आज से कुछ अर्से बाद उन्होंने कश्मीर की हैसियत तब्दील कर देनी है, और वहां पे मुसलमानों को इतनी अक़लियत में होंगे इलेक्शन कराने के बाद कि जो उनकी असेंबली मौजूद में आएगी, उसका अगर स्पेशल स्टेटस बहाल भी कर देंगे तो हिंदू असेंबली होगी। वो वहां पे उनसे बोलेंगे आ जाए जी, आप आके आप
क्या कहते हैं, उनकी जो हक खुद इरादियत के लिए जो वोटिंग करनी करवा लें, क्या होगा रिजल्ट उसका? वो एक मंसूबे के तहत कर रहे हैं। बिल्कुल। जो उसको रजिस्ट कर रहा है कश्मीर में, उसको उसकी जान चली जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। जो नौजवान उसको रजिस्ट कर सकते थे, 8 साल से ज्यादा, 8 साल की उम्र से लेके 50, 60, 70 साल की उम्र तक के जो भी मर्द थे कश्मीरी, उनको वहां से ले जाकर भारत के अंदर, जिस तरह यहूदी कैंप्स कायम किए गए थे हिटलर के दौर में, कंसंट्रेशन कैंप्स थे, उस तरह के कैंप्स में उनको रखा गया है। उनको अज़ियतें दी जा रही हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना मजहब तब्दील करें। मैं कल एक क्लिप देख रहा था उत्तर प्रदेश में, वहां पर उनके जो हिंदू ब्राह्मण, उनके जो लीडरशिप है, वो लोगों को क्या कह रही थी, मुझे बात करते हुए शर्म आ रही है। उन्होंने कहा ये आप मुसलमान बच्चियों की इस्मत दरी करें, उन्हें मजबूर करें कि हिंदू बच्चे पैदा करें। मुस्तफा साहब, ये अंदाजा ही नहीं क्या हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जी बयानिए की, तो क्या ज़मीनी हक़ाइक़ जो मोदी ने तब्दील कर दिए, क्या हम उस ज़मीनी हक़ाइक़ को समझते हुए अपना बयानिया आगे लेकर चल रहे हैं? जी नहीं, हमारा बैसीद कौम कश्मीर के बारे में कोई एक बयानिया नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जरूर बात करते हैं, मौका जब होता है, 5 फरवरी आ गया, कुछ ऐसा मौका आ गया, हमें तो कई जरूर कर देते हैं। सेनेट में मसनत आ गए, हम उनसे इजहार यकजहती करते हैं। वो क्या मतलब है इस चीज का इजहार यकजहती का? मुझे समझ नहीं आई तक क्या बात कर रहे हैं। सही, हम क्यों अपने, हम कैदी हैं, खुदा के लिए समझिए इस बात को। हम आजाद नहीं हुआ, पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ, पाकिस्तानी आजाद नहीं हुए, हम कैदी हैं अपने जहन में, अपने खौफ के कैदी हैं हम। हमें डर है कि हम कुछ बात करेंगे दुनिया क्या कह देगी। दुनिया ने कश्मीर के मसले पर क्या कर दिया, वहां पे भारत के अंदर जो मुसलमानों के साथ बात हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, क्या कर दिया। असम में तकरीबन 40 लाख खानदान, मुसलमान खानदान, जिनको भारत खुद लेकर आया था 1970 में, कि वहां से उन बंगालियों को हम तैयार करेंगे पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लड़ने के लिए। और लड़े भी वो लोग। उसके बाद वो भारत की फौज में शामिल, हमें लोग भारत के लिए भी लड़े, भारत की हर तरह की उसमें हिस्सा लिया उन्होंने। एक रात में उनकी शरीयत मंसूख करने के बाद वो तकरीबन 2 करोड़ शहरी, जो एक टाइम पे भारतीय शहरी थे, अब वो दुनिया के किसी मुल्क के शहरी नहीं हैं। भारत ने उनको निकालने का फैसला किया हुआ है। बांग्लादेश जो उनके वो लोग हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। 2 करोड़ इंसान, आप समझ सकते हैं कितनी आबादी, 2 करोड़। सही बात है, कई मुल्कों से ज्यादा आबादी है। 2 करोड़ इंसान इस वक्त भारत में, आसाम में किसी मुल्क के शहरी नहीं है। उनको मारा जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। हम कहां पर है? पाकिस्तान में इसकी बात हो रही है कोई हमसे? सही बात है। हम सिर्फ एक ही बात करते हैं कश्मीर की, लेकिन हम बात कश्मीरियों, आपने बिल्कुल सही बात की। गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ ही रहिए, हमें ज्वाइन करें। अब्दुल हमीद लोन साहब हुर्रियत रहनुमा हैं, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हमीद साहब। जब हम बात करते हैं यौम कश्मीर की, तो ये बात तो हर साल होती है। इस जद्दोजहद आज़ादी तहरीक की बात की जाती है, कश्मीरियों की पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसकी बात की जाती है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि उन इलाकों में जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम आबादियाँ हैं, जैसे बडगाम है, जैसे श्रीनगर है, वहाँ पर 289 एकड़ रकबा है जिस पर ये कब्ज़ा किया जा रहा है, घर बनाए जा रहे हैं। आबादकारी हिंदुओं की यहाँ पे की जा रही है ताकि वहाँ पर अक़लियत में तब्दील किया जाए मुसलमानों को, और उसके बाद उनके फैसले उनके खिलाफ किए जाएं, मुसलमानों के खिलाफ किए जाएं। तो इस सूरत हाल में आप देखते हैं कि बात उस तरीके से आगे बढ़ रही है, बयानिया उस तरीके से आगे बढ़ रहा है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए। 5 अगस्त 2019 को जो हमारी डेमोग्राफी पे अटैक हुआ, उसके बाद इसराइली तर्ज पे हमें बेघर करने की कोशिश की गई है। हमारे ज़मीनों पे कब्ज़े के ख्वाब देखे गए। वहीं मुस्लिम अक्सरियती इलाके को अक़लियत में बदलने की ये साजिश की गई है, जहाँ टाउनशिप्स कायम कर रहे हैं वो, जहाँ वो कॉलोनीज़ बना रहे हैं ताकि गैर रियासती बाशिंदों को कश्मीर में लाकर बसाया जाए। और जम्मू कश्मीर की जो मुस्लिम अक्सरियती
जो इलाका है, मुस्लिम अक्सरियती इलाका जो है, उसको मुकम्मल तौर पे हम ये चाहते हैं कि हम हिंदू रियासत बनाएं। ये ख्वाब है अपना मोदी का, ये एजेंडा है उसका। बहरहाल ये सारे इक़दाम जो हैं ये सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के मुनाफी है, अक़वाम मुत्तहिदा के आइन की भी खिलाफ वर्जी है। हमें भारतीय तसल्लुत किसी भी सूरत तस्लीम नहीं। वो हमारी शनाख्त और तशख़्ख़ुस को ख़त्म करना चाहता है। वो वहाँ पर जो है वो नस्ल कुशी कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, और मुसलमानों का कत्लेआम आए रोज़ वहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, जहाँ कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में मारा जाता है। इसी तरह से मुस्लिम आबादी को आस्ता आस्ता कत्ल करके ख़त्म किया जा रहा है। ताहम हम समझते हैं कि हिंदुस्तान जिस चौराहे पे अभी खड़ा है, ये उसकी तबाही का बायस है। हिंदुस्तान कभी भी कश्मीरियों के दिल नहीं जीत सकता, कभी भी कश्मीर पे वो जो है ना कब्जा नहीं कर सकता। आज भी उनकी 15 लाख से ज़ायद अफवाज कश्मीर के अंदर मौजूद है। खौफजदगी का माहौल है वहाँ पर, हर घर के बाहर फौजी खड़ा है, और जहाँ उसकी फोर्सेस मुकम्मल तौर पे नाकाम है और कोई भी अच्छा नहीं है। जहाँ उनके दावे थे कि नॉर्मल सी है, वहाँ पर कोई नॉर्मल सी नहीं है। वहाँ उसी तरह से हालात हैं जिस तरह 5 अगस्त से पहले थे, या जिस तरह से पिछले 30 साल से चले आ रहे हैं। कश्मीर एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट टेरिटरी है जिसका ज़ामिन अक़वाम मुत्तहिदा है, और अब दुनिया के लिए कश्मीर अनजान मसला नहीं रहा है। आज नहीं तो कल इस मसले को हल होना है, और वो कश्मीरी अवाम की उम्मीद के मुताबिक। लेकिन कैसे अब्दुल हमीद साहब, कैसे होगा ये? क्योंकि जो 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब है। यानी कि कानून में तब्दीली की गई, जिस तरीके से अब अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है, जिस तरीके से अपनी मर्ज़ी की कानून साजी की जा रही है, तो किस तरह से होगा? क्योंकि वहाँ पर खुद अंदर ही, कश्मीर के अंदर ही जो कश्मीरियों की तहरीकें हैं वो बढ़ रही हैं। वहाँ पर कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद भी कर रहे हैं, लेकिन ये होगा कैसे? सिर्फ पाकिस्तान बात कर रहा है, जो बाकी खत्ते के ममालिक हैं कोई इस पर बात नहीं करता, और उस तरीके से बात होती भी नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। देखिए, 5 अगस्त को जो हमारी डेमोग्राफी पे अटैक हुआ, मसले कश्मीर पिछले 74 साल से हल तलब है, जहां 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, और वहां पर लोग जो है वो हक खुद रादित मांग रहे हैं, जिसका खुद इंडिया खुद यूनाइटेड नेशंस गया था, और जहां अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हमारी करारदादें भी मौजूद हैं। ताहम हिंदुस्तान ने जो शब खून मारा, जो उन्होंने बुज़ोर ताकत हमें दबाने की कोशिश की, चूँकि वो इसमें मुकम्मल फेल है। अब 5 अगस्त का जो इक़दाम था, और उसके बाद जहाँ ये शर हुआ, इसके खैर के भी पहलू आए। जहाँ कदगने हैं, जहाँ पर ज़राए इब्लाग और मवासलात के इदारों पर कदगने लगाई गई, इंटरनेट को मुअत्तल किया गया, एजुकेशन वहाँ मुतासिर है, वहाँ पर अखबारात बहना उन पर बैन लगी है, वहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगी है, वहाँ पर इज़हार आज़ादी राय नहीं है। वहीं इस शर से खैर के पहलू सामने आए, जहां सिक्योरिटी कौंसिल के 3 इजलास हुए, और हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता था मसले कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो जाए, लेकिन इस इक़दाम ने उसे इंटरनेशनलाइज किया। खुद डोनाल्ड ट्रंप का कहना मैं सालसी करूं, ये हमारा मामला रिकॉग्नाइज है। फिर टर्की, चाइना, मलेशिया, अजरबैजान, ईरान, अरब कंट्रीज ने भी आवाज़ बुलंद की, और वहीं डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए। पाकिस्तान भर से लोग जो है घरों से बाहर निकल आए, सड़कों पे निकल आए। खुद इमरान खान साहब का जो UN जनरल असेंबली से जो एड्रेस था, ये सारा कुछ जो है फिर हिंदुस्तान के लिए परेशानी का बाइस था। वहीं हम समझते हैं कि दुनिया अब जान चुकी है कि कश्मीर पे भारत का गैर कानूनी कब्जा है, गैर आईनी कब्जा है, और इस कब्जे को छुड़ाने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी अब आगे आए। अब उससे दोहरे मेयार का जो उसने दोहरा मेयार जो किया उसको तरक करना होगा। जो दोहरे मेयार की शिकार अक़वाम मुत्तहिदा है, बदकिस्मती से 47 के बाद हालांकि बहुत सारी रियासतें वजूद में आई और आज़ादी उनको मिली। कश्मीर और फ़लस्तीन ऐसे 2 कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं जो अभी तक आज़ाद नहीं हुए, जिन्हें हक खुद इरादत नहीं मिला, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे भी दोनों रियासतों के जो है हुकूक या आज़ादी के हवाले से करारदादें मौजूद हैं। आज तक अक़वाम मुत्तहिदा उसे हल करने में नाकाम रहा। ताहम मैं समझता हूँ कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान है। आज की डेट में अगर अक़वाम मुत्तहिदा होश के नाखुन नहीं लेता, आज वो अगर आगे नहीं आता, जो लीग ऑफ नेशन का हाल हुआ था वो इस अक़वाम मुत्तहिदा का होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ज़ाहिर है ये सब कुछ चीज़ें तो हमारे सामने हैं, लेकिन उसके जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं और बदलती भी जा रही हैं, और इस ज़मीनी हक़ाइक़
जो कि रोज़ बरोज़ बदल रहे हैं, उसको देखते हुए हमें बात भी करनी होगी। ना सिर्फ वैसे बात करनी होगी, आलमी बरादरी को भी झंझोड़ना होगा और इस पर बात करना, मुसलसल बात करना बहुत ज़रूरी है। हमें गज़ाला हबीब साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। और गज़ाला हबीब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब हम बात करते हैं कि कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी, यौम कश्मीर, तो कश्मीर की जो हैसियत तब्दील की गई 5 अगस्त 2019 को, और उसके बाद से लेके अब तक जिस तरह की वहाँ पर आबादकारी की जा रही है, जहाँ पर हिंदुओं को आबाद करना इतने बड़े एक रकबे पर, वहाँ पर अक़लियत में तब्दील करना मुसलमानों को, ये इस सूरत हाल में जो काम किया जा रहा है, जिस तरीके से बयानिया बनाया जा रहा है, क्या आप समझती हैं कि वो दुरुस्त है और जिस तरीके से बात की जा रही है आलमी बरादरी के सामने वो हम दुरुस्त अंदाज में कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बोल चैनल और पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने कश्मीर के हवाले से बात करने और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रांसमिशन शुरू की। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह 2019 की आप बात कर रही थी और जो पहले मेरे भाई बात कर रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की, तो हमें 2019 के बाद एक बहुत जबरदस्त मोमेंटम नजर आया पूरी दुनिया में। जो कश्मीरी डायस्पोरा था, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा था, हमने दुनिया में, मेरे ख्याल में कहीं भी किसी भी आप मुल्क को अगर ले लें, यूरोपियन पार्लियामेंट हो, यूके में हो, उसको वहां के ऐवानों तक उनको रोशनास कराया जाए। लेकिन फिर ये ऐसा हुआ कि अभी जो इतना वक्त गुजर चुका है, अब 2019 अगस्त से लेके आज हम 4 फरवरी की बात करें, तो आप ये देखिए कि वो जो सारी तहरीक थी वो आहिस्ता आहिस्ता मदन करती जा रही है, फेड आउट होती। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम मुस्तकिल और जारहाना सिफारतकारी शुरू रखें, क्योंकि जिस तरह से दिन ब दिन डेमोग्राफिक चेंजेस लाई जा रही है, और दूर की तो हम क्या बात करें कि हमारे मुसलमान ममालिक यहाँ सरमायाकारी के लिए तैयार है और भारत का जो कब्जा है उसको स्टेप करेंगे सरमायाकारी करके। तो ये सब जो चीजें हैं उनके लिए हमें अब सालों की पॉलिसी की जरूरत नहीं है, महीनों की नहीं, बल्कि हमें लम्हों की, घंटों की, दिनों की पॉलिसी की जरूरत है कि हम वॉल फुटिंग बेसिस पे कश्मीर के हवाले से सिफारतकारी करें। और यकीनन जब हम सिफारतकारी की बात करते हैं तो हम तमाम कश्मीरी देखते हैं पाकिस्तान की जानिब जो इस मसले का फरीक भी है, इस मसले के हवाले से कश्मीरियों का वकील भी है, और पूरी दुनिया में जो कश्मीरियों की सुने जाने वाली आवाज है वो यकीनन पाकिस्तान के वसीले 712 हमारे जो वजीर खारजा है वो कह चुके हैं कि जी कश्मीर 10 बनाए जाएंगे सिफारत खाने में, वो हमें आज तक नजर नहीं आए। और कहा गया कि जी पार्लिमानी वसूद भेजे जाएंगे मुख्तलिफ मुल्कों में, वो पार्लिमानी वसूद आज तक नहीं भेजे गए। इमरान खान साहब 12 इस बात को कहते हैं कि वो खुद कश्मीरियों के सफीर है और हम कश्मीरी की बड़ी कदर करते, लेकिन वो सिफारतकारी हमें नजर नहीं आ रही दुनिया में। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिन पे हमें बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया डेमोग्राफिक चेंजेस जा रहा है, तो कुछ दिनों बाद तो उससे हमें कहना है कि आइए आप 74 साल की बात करें, हम आपको खुद देते हैं, लेकिन उस वक्त तक जो कश्मीरी वहाँ के असल कश्मीरी है, कश्मीरी मुसलमान है, वो अक्सरियत से अक्सरियत में तब्दील हो चुके होंगे। सही कह रही हैं। तो ये बड़ी सूरत हाल है और हम सबको इस पे इंतहाई संजीदगी से सोचना और काम करना होगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि इस सिफारती सतह पर उस तरीके से काम किया ही नहीं गया। अगर हम सितंबर की बात करें 2019, जब अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तकरीर की थी, वो बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर तकरीबन 95,471 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया उसी दिन पर। ये बड़े अफसोस की बात है। मुस्तफ़ा साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की सिफारतकारी कैसी रही, हमने सिफारती सतह पर इस मामले को किस तरीके से उठाया, 2019 से लेकर 20 तक तो शायद उस तरह बात की गई, हमने बड़ी रैलियां भी निकाली हैं, एहतजाज भी किए, अक़वाम मुत्तहिदा तक भी मामला लेकर गए, कई खतूत भी लिखे गए, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। फिर हमारी कश्मीर कमेटी, उस पर भी एक सवालिया निशान है कि हमारी कश्मीर कमेटी ने क्या काम किया अब तक। देखिए, मैं बड़े अफसोस से बात कर रहा हूँ, मैं दुखी दिल से ये बात कर रहा हूँ कि हमने जो कश्मीर की वकालत का बीड़ा उठाया था, हम उसमें फेल हो चुके हैं। हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा। ये जब आप इन मुहिमात पे निकलते हैं तो फिर इसमें वन ऑफ नहीं होती कि आज हमने बात कर दी फिर ऑफ करके सो गए,
फिर हम लेटे रहे, महीने बाद फिर याद है, फिर हमने बात कर ली, बात कम ऐसे नहीं काम चलता। हमें पता नहीं है कि यूएई ने, जो पाकिस्तान का एक बरादर इस्लामिक मुल्क है, जो एक इस्लामी मुल्क है, जो उन लोगों ने बाकायदा भारत के साथ एमओयू साइन किए हैं जम्मू और कश्मीर के इलाके में डेवलपमेंट प्लान्स के लिए। और इत्तलात के मुताबिक, अब फिगर एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो मेरे ज़हन में आ रही है, 40 अरब डॉलर लगाने हैं वहां पे उन्होंने। इसी तरह जो मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप जहां पे होनी चाहिए थी, जिसके हाथ में, मैं सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूँ। और मैं खुदा की कसम मुझे समझ नहीं आती मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं। उन्होंने भारत को वहां पे वो दर्जा दे दिया है जो किसी और मुस्लिम मुल्क का वहां पे दर्जा नहीं है। भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात को इस हद तक बढ़ा के लेके जा रहे हैं, किसी और मुल्क के साथ नहीं है उनके। नतीजा क्या है, रिजल्ट क्या है, दुनिया कैसे देखती है इसको, कि जब जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भारत को उसकी लिफ्ट करा रहे हैं, भारत इस लेवल पे अब रख रहे हैं, भारत के साथ तिजारत कर रहे हैं, भारत के साथ हमारे जहाँ पे कश्मीरी भाइयों का खून बह रहा है, उनके खून के ऊपर वो अपनी डेवलपमेंट के पैसे लगा रहे हैं उसको वहां पे। जहां पे मेरे कश्मीरी बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, मेरी बच्चियां कुर्बान हो रही हैं, मेरे बच्चे कुर्बान हो रहे हैं, उनकी कब्रों पर वो अपनी डेवलपमेंट की बुनियादें रख रहे हैं ये लोग। हम क्या बात करें, हमारी क्या डिप्लोमेसी है बताइए आप। ये हमारी डिप्लोमेसी है कि हमारे जो मेन हमारी सालमियत का मसला है, पाकिस्तान की बका का मसला है, उस पे लोगों का ये, जिन मुस्लिम ममालिक के लिए हम मरे जा रहे हैं, हम उनकी जरा सी तकलीफ पे चिल्ला उठते हैं, पूरा पाकिस्तान चिल्ला उठता है। हमारे उलमा, हमारे जो मौलाना हजरात हैं, वो उठ के खड़े हो जाते हैं उसमें। हम डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं। जब कश्मीरी मुसलमानों के मैयतों के जो जहां उनकी खबरें हैं, उनकी मैयतों के ऊपर ये बुनियादें खड़ी की जा रही हैं डेवलपमेंट की उस इलाके में, और वो मुसलमानों के पैसे से, उन मुसलमान वालों के पैसे से जिनको आगे फ्रंट को होना चाहिए था। ये डिप्लोमेसी है हमारी। आप ये मुझे बताइए कि हमारे वजीर खारजा ने कितने मुल्कों के दौरे किए हैं। मुझे ये बताइए कि कितनी आला यूनिवर्सिटियों में जाके हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, जो इतने बड़े बड़े मिशन हमारे बाहर बैठे हुए हैं, उन लोगों ने जाके वहाँ पे उनको वहाँ पे बात की है, खिताब किया है, अपने कश्मीर के ऊपर पेपर्स लिख के पेश किए हैं उनके सामने। कितने थिंक टैंक्स में जाके हमने बात की है, कितने लोगों को हमने मोबिलाइज किया है हमने। या पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहे हैं, जो लास्ट टाइम पार्लियामेंट्री हमारा जो गया था, ग्रुप गया था पिछली हुकूमत के दौर में, उनको तो कश्मीर के मसले का पता ही नहीं था, सही बात, जोग्राफिया का पता नहीं था, गए थे वो लोग, वो क्या बात करेंगे जाके वहां से। खुदा के लिए होश की नाशन ले, हम समझ नहीं रहे हैं। मैं हो सकता है गलत हूँ, अल्लाह करे मैं बिल्कुल गलत हूँ, अल्लाह करे कश्मीरी भाइयों को उनकी आज़ादी मिले जो उनका हक है। लेकिन मैं जिस तरीके से सोचता हूँ, शायद उम्र के सिलसिले में आके इंसान वैसे बहुत ज्यादा वो पेसिमिस्ट हो जाता है। मुझे जो डर ये है कि हमने यूं ही आपस में बैठ के बातें करते रहना है, एक दूसरे गिरबान पकड़े चीखते चलाते रहना है। भारत वो कर देगा कश्मीर में, उसको ये सब कुछ करने के लिए हमारे मुस्लिम मुल्क मदद कर रहे हैं। जब ये हो जाएगा तो पाकिस्तान फिर उसको कुछ नहीं कर सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे वो पाकिस्तान की तरफ, आजाद जम्मू कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आएंगे। वो अपनी सरहदें आपके दरियाई झेलम पे ले आएंगे, जहां से उनकी राइफलें आपके इस्लामाबाद को मरी पर कर सकती हैं वहां से बैठकर, और नेक्स्ट स्टेप पे वो दरिया पार करेंगे। खुदा के लिए हमें अपनी सालमियत के लेकर लड़ना है। तो हमें जो श्रीनगर में जो कश्मीरी, जो पाकिस्तानी मैं कहता हूं उनको जो लड़ रहे हैं, हमें उसके साथ जाकर खड़ा होना होगा। सही। तो कैसे, क्या हम सिर्फ बातें करते रहें, या फिर जिस तरीके से बारहा कहा गया वजीर आजम की जानिब से कि भाई हम जंग तो नहीं कर सकते, क्या करें, फिर जंग कर दें, जिस तरह से उन्होंने कहा, बिल्कुल यही स्टाइल था। क्यों जंग नहीं कर सकते, क्यों जंग नहीं कर सकते हम? आप ये तो कर सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें
ये हमें अलाउ करती हैं, बल्कि एक तरह से हमारा फर्ज बन जाता है। अगर कहीं ज्यादती हो रही है किसी के साथ, किसी कौम के साथ, तो आप हथियार समेत उनकी मदद कर सकते हैं उनको। हम और मुस्लिम को अपने जो आजाद कश्मीर में जो कश्मीर हमारे भाई हैं उनका तो जेन्युइन राइट है, हम उनको क्यों नहीं तैयार कर सकते? हम उनको मोबिलाइज क्यों नहीं कर सकते? हमने तो आजाद कश्मीर के इलाके में जाकर शासन का गन वहां पहुंचा दिया है। सही, सॉरी, मैं इस वक्त बहुत एक दुखी दिल के साथ ये बात कर नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो सूरत हाल है वो बड़ी संगीन है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही जज्बाती हैं और हम सब जज्बाती हैं इस सिचुएशन को लेके, क्योंकि हम कोई काम ऐसा नहीं कर सकते, हम बात कर सकते हैं, लेकिन जिनका काम है काम करना, वो काम नहीं कर रहे, तो इंसान को दुख तो होता है, तकलीफ तो होती है। सिर्फ बात करने से, जिस तरह आपने कहा, कुछ नहीं होने वाला। अब्दुल हमीद साहब, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा इस पर बात करें। सैयद अली हैदर गिलानी की जद्दोजहद, मीर वाइस उमर फारूक की जद्दोजहद, उस वक्त की तहरीक, उस वक्त की तकलीफ़ें और अब तक जो उठा रहे हैं वहाँ पर मौजूद हुर्रियत रहनुमा तकालीफ, आप कुछ पॉइंटर्स दें। मैं चाहती हूँ कि जी इन पॉइंटर्स पे काम करें, ये चीज़ें होनी चाहिए, जब जाके जो उनके सारे आगे के प्लान्स हैं, जो मोदी के प्लान्स हैं, जो मोदी कर रहा है, उसको हम जाके रोक सकते हैं। वो पॉइंटर्स आप ज़रा इसको रेस कीजिए अब्दुल हमीद साहब। देखें, सबसे पहले ये कि कश्मीर जो है ये इंडिजिनस मूवमेंट है, और जहाँ भारत इसको मुख्तलिफ रंग दे रहा है, प्रोपगंडे कर रहा है, हथकंडे आजमा रहा है, ताहम दुनिया ने भारत का बयानिया मुस्तरद कर दिया है। वहीं अगर आप देखें 1947 से लेके आज तक 6 लाख से ज़ायद लोग शहीद हो गए हैं, जिसमें हमारी लीडरशिप भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं। और 1989 के बाद जहां 1 लाख के करीब लोग शहीद हो गए हैं, जिसमें हमारी लीडरशिप भी जो है, जिसमें शेख अब्दुल अजीज़ साहब, सैयद अली शाह गिलानी अलैहि रहमा जो 12 साल मुसलसल घर में नज़रबंद रहे, शहीद अशरफ सहराई को जेल के अंदर शहीद कर दिया गया, इसी तरह से लोन साहब को शहीद किया गया, मीर वाइस साहब को शहीद किया गया। वहीं नौजवान भी इस वक्त जो है शहादतें दे रहे हैं, जो हमारा मुस्तकबिल है। ताहम अगर आप देखें, जो लीडरशिप है या जो कश्मीरी नौजवान है, उनके पाए इस्तिक़लाल में कोई लग़्ज़िश नहीं आई। आज भी हम कोई भी कुर्बानी देने से दुरेग नहीं करेंगे, आज भी हम जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वहीं मोदी समझता है कि मैं बज़ोर ताकत इनको दबाऊं, ये उसकी गलतफहमी है। तारीख आज़ादी अभी जो है वो हमारी चौथी जनरेशन के अंदर मुंतकिल हो चुकी है। मोदी को नवश्ता दीवार पर लेना चाहिए। वो कभी कश्मीरियों के दिल नहीं जीत सकता, वो हमें कभी भी बज़ोर ताकत दबा नहीं सकता। देखिए, कश्मीरी तो लड़ रहे हैं ना अपनी जद्दोजहद आज़ादी, वो कर रहे हैं, वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बुरहान वानी की शहादत के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई अब्दुल हमीद साहब, बिल्कुल वो सबके सामने, लेकिन एक सवाल है मेरा, वो तो दबाने की कोशिश कर रहा है, उसकी 15 लाख फौज भी है, उसके बाद वो नाकाम है, वो कभी भी हमारे दिलों को जीत नहीं सकता। ये तो हम बिल्कुल, उसे भी पता है, पता नहीं वो उससे क्या हासिल करना चाहता है। मैं तो ये बात ही नहीं कर रही, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, उसके फोर्सेस अब खुदकशियां कर रहे हैं, वो उनके मोरल भी डाउन हो गए हैं। अब जो वहां पर अब अगर आप देखें, वहां पर मिलिट्री वॉरफेयर और कॉलोनियल पॉलिसीज के तहत हमारे जो जर्नलिज्म से वाबस्ता लोग हैं या जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वहां फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है। प्रेस क्लब पे भी हमला किया गया, जो इलेक्टेड बॉडी थी उसको वहां से उठाकर एक गैर मुंतखब बॉडी को वहां लाया गया है, क्योंकि वो यकतरफा तौर पर रिपोर्टिंग करके दुनिया को गुमराह करना चाहता है। ताहम दुनिया अब इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर वॉर क्राइम्स में इनके फौजी मुलव्वस हैं। आपने देखा, अगर चाहिए पहली दफा हुआ, देर से हुआ, ताहम ये ग्रेट मूव है कि स्टोक वाइट ने उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अमित शाह को जो है वो वार क्राइम्स का मुर्तकब अब्दुल हमीद साहब, ये तो सारी चीजें हमें मालूम है ना, आप मुझे सर ये बताइए, आईसीजे जाएंगे, मेरा जो सवाल है, ट्रिब्यूनल जाएंगे। सही है, यही बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान क्या करे, जो काम करना चाहिए था वो उस तरह से नहीं हुआ। अब वो पॉइंटर्स आप बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की करारदादों पर कैसे अमल करवाएं, कैसे अमल करवाएं? देखें, मसले का हल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अंदर मुज़मिर है। पाकिस्तान हमारे हक खुद इरादत का हामी है। वहीं पाकिस्तान और कश्मीरी डायलॉग का भी कायल है, हम कंपोजिट डायलॉग भी चाहते हैं। ताहम भारत की जो रविश है वो हमेशा मनफी रही है, उसका जो मनफी रवैया है वो सबसे बड़ी रुकावट है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अंदर हमारे मसले का हल निकाला जाए, आउट ऑफ बॉक्स कोई हल हमें जो है वो तस्लीम नहीं है।
पाकिस्तान ने कश्मीर पे 3 जंगें भी लड़ी हैं और आज भी हमारे साथ खड़ा है, सियासी तौर पे, सफारती तौर पे, इखलाकी तौर पे। ताहम आज की डेट में हमने दुनिया के पास जाना होगा, हम लॉबी करें दुनिया के अंदर, जिसमें वेल वर्सड जो पार्लियामेंटेरियन है, जो इस कश्मीर पे इतराक रखते हो, वो लोग दुनिया के पास जाएं, जहां कश्मीरी क़यादत भी हो, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप भी हो। हम अमेरिका जाएं, हम यूरोप के अंदर जाएं, हम बरतानिया के अंदर जाएं, हम OIC के मर्दे घोड़े को जगाने की कोशिश करें, हम आलमी दरसगाहों के अंदर जाएं, ताकि हिंदुस्तान को हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज कर सकें। उसकी जो ये चीरा दस्तियां हैं, जो उसकी रेशदवानियां हैं, उसको हम एक्सपोज कर सकें। और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने जारियाना अंदाज अपनाना होगा, क्योंकि डिप्लोमेटिक जारियाना अंदाज अपनाना होगा। पर ये एक पॉइंट है बड़ा अच्छा, की काविशें काबिल तासीन है। सही है, सही है, बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन गजाला हबीब साहिबा की जानिब में आऊंगी, आने मुस्तकबिल में हम इसको शायद मद से उठाएंगे। ठीक है, ठीक है। गजाला साहिबा, आप क्या समझती हैं, जिस तरीके से एक बात की गई, मुस्लिम दुनिया का किरदार इसमें हमने देखा कि बिल्कुल ज़ीरो रहा। जिस तरीके से अभी बात की गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने कि वहाँ तो बाकायदा फंडिंग की जा रही है अरब ममालिक की जानिब से, जो कुछ मोदी करना चाह रहा है, अब किया क्या जाए? अक़वाम मुत्तहिदा वो खामोश, कोई ख़ास वहाँ पर भी कोई हलचल नज़र नहीं आती। उनकी करारदातें ऐसा लगता है मुर्दा हो चुकी हैं। जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो ऐसा लगता है कि खामोश तमाशाई बनी हुई हैं कश्मीर के मामले पर। किस तरीके से किया जाए, मामला आगे बढ़ाया जाए? क्या आप भी ये समझती हैं कि एक जारहाना पॉलिसी अपनानी होगी, अब वक्त की ज़रूरत है वो? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम ये भाई से सवाल कर रही थी कि कश्मीर कमेटी के हवाले से, तो मैं उसमें ये ऐड अप करना चाहूंगी। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मेरे भाई तरह है, बहुत अच्छे प्यारे भाई है, लेकिन उन्हें बताना होगा कि कश्मीर कमेटी की क्या कारकर्दगी रही मसला कश्मीर के प्रोग्रेस के हवाले से, कहाँ किस किस जगह पे उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया, उन्होंने अपना हमनवा बनाया। वजारत अमूर कश्मीर को उसको जवाबदेह होना पड़ेगा कि सिर्फ वो गिलगित के और कश्मीर के इंतखाबात सत्ता ना करके लाए, बल्कि आजाद कश्मीर की जो हुकूमत है, हम इसे तहरीक आजादी कश्मीर का देश कई समझते, तो ये बताएं कि तहरीक आजादी कश्मीर के हवाले से उन्होंने क्या किया। ये इस तरह की जो अहम जिम्मेदारी है उन्हें सियासी मुनाफे की और लालच की और सियासी पार्टी के तौर पर ना यूज किया जाए। कम से कम कश्मीर की वजारत को उन जो मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे उधर कश्मीर में मौजूद है, उनकी दुखों को महसूस किया जाए। आप एक खातून है, मैं एक खातून हूँ, हमारे घर में माँ है, बहनें हैं, बेटियां हैं। आप तस्वीर कर सकती हैं कि अगर आपको या मुझे एक फौजी पकड़ के सड़क पे घसीटे, आप उन बच्चों की तकलीफ महसूस करें, तो आपको एहसास होगा कि लिबरेशन सेल सिर्फ आपने भर्ती के लिए नहीं बनाया, उसमें उन लोगों के लिए काम करना है ताकि जो भारत की सीमा दस्तियां हैं उनसे ये महसूस रखे। और जिस तरह आपने बात की, अब इंडिया जो है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन को इधर जाना अलाउ नहीं करता। अभी मिस्टर जैगरी ने जीनोसाइड पे जब रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने मेंशन किया कि इंडिया में किस किस तरह से मुस्लिम्स का जेनोसाइड हो सकता है, तो क्यों हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकते? क्यों जो वहाँ हम बड़ी दुनिया की बात करते, लेकिन इधर हम इस काबिल नहीं है कि मुस्लिम ममालिक को अपना हमनवा बना सके। इमरान खान साहब ने जरूर कश्मीर के हवाले से बात की, लेकिन किस तक नहीं सोचा गया कि सिर्फ कश्मीर के हवाले से भी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। और इसके लिए वजारत अमीर कश्मीर और जो कश्मीर कमेटी है और जो कश्मीर आजाद कश्मीर की हुकूमत है, वो सब उनको मिलकर काम करता। लेकिन मैं अभी यकीन है डायरेक्टर सुल्तान महमूद चौधरी की यहाँ मैं तारीफ करना चाहूंगी कि उन्होंने एक पार्लियामेंटेरियंस की कॉन्फ्रेंस बुलाई जो कश्मीर के थे, ताकि उनको ऑनबोर्ड किया जाए कि किस तरह से वो मसला कश्मीर को आगे लेके चल सकते हैं। फिर उन्होंने रिसेंटली कश्मीर डायरेक्टर की कॉन्फ्रेंस करा, तो हमें हर जगह हर महाज पे काम करना होगा और बहुत शिद्दत से तेजी से। आप बताइए ना, आपका बाप वो भाई से जब घर से निकलता है और आपको ये नहीं पता कि वो वापस आएगा या नहीं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सही कह रही हैं आप। ये कश्मीर को जो जनाजों का शहर बना दिया गया है, जिनके प्यारों के जनाजे रोज़ उठते हैं, वो तकलीफ़ जो वो उनके प्यारे महसूस करते हैं, ज़ाहिर हम महसूस भी नहीं कर सकते जिस तकलीफ से वो दिन ब दिन गुजरते हैं। आगे आपके घर के आगे सुबह से लेकर रात तक वो फौजी खड़े, आपको ये नहीं पता कि आपकी बेटी बहन घर से बाहर निकलेगी, उसकी इज्जत महसूस रहेगी या नहीं रहेगी, तो कितनी आप किस अजियत का शिकार होंगी। उन
उन कश्मीरियों की अजीत को महसूस कीजिए कि उनके घर जेलों की सूरत अख्तियार कर चुके हैं, और हम लोग अब मतलब ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि हम ज़बानी तौर पे तो इजहार यकजहती का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे हम क्या कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब गए थे, उन्होंने कंट्रोल लाइन के लड़कों को कहा कि आप वापस आ जाइए, मैं आपको जवाब दूंगा। तो दूसरी बात, जब आपकी वहां पे क्या प्रोग्रेस हुई, कितने ममालिक कश्मीर के लिए आपको वोट करने के लिए तैयार खड़े हैं यूनाइटेड नेशंस में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, चाहे आप जितने बड़े सफीर हैं। सही कह रही हैं आप, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात को, उस बात में छुपी तकलीफ को। मुस्तफ़ा साहब, ये वही बात है कि ज़ाहिर सब जज्बाती तो हैं इस बात को लेकर, लेकिन हम सियासतदानों से ये पूछना चाहते हैं कि सियासत से फुर्सत मिले। आप अफ़गानिस्तान की फ़िक्र आज कर रहे हैं, आप OIC का इजलास बुला के अफ़गानिस्तान में गुर्बत और भूख की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, वो भी हमारे ख़त्ते का एक मुल्क है, वो भी हमारा हमसाया है। लेकिन जब हम कश्मीर की बात करते हैं, जिसके हम सफ़ीर बनते हैं, तो उसके लिए फिर हमारे अमली इक़दाम क्या हैं? क्या हम नारे लगाने से, एक रैलियाँ निकालने से, तहरीकें चलाने से, गालियाँ बकने से आगे बढ़कर भी कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, और हमें 1 मिनट की खामोशी नहीं चाहिए। हमें शारा कश्मीर का नाम तब्दील करके आप शारा श्रीनगर रखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कह रही हैं आप ज़ाहिर साहब। मैं बड़ा मतलब इस बात को सराहती भी हूँ कि कल मैं इस्लामाबाद में थी और मैंने देखा कि हर जगह पे कश्मीर से यकजहती के लिए बैनर्स लगे हुए थे और सब चीजें। मैं इसकी कदर करती हूँ, मैं इसका एहतराम करती हूँ, लेकिन अब हमें अमली इक़दाम की जरूरत है। पॉइंट टेकन। मुस्तफ़ा साहब, ये सवाल मेरा आपसे था, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन बात यह है कि शायद इस चैनल को नुकसान पहुंचेगा जो मैं बात करूंगा। मैं ऐसे बात इसलिए नहीं करना चाहता। देखिए, मैंने आपसे पहले अर्ज की कि दुनिया में UN ने अपने चार्टर में पाकिस्तान को, बल्कि हमारे कश्मीरी भाइयों को ये इख्तियार दिया है कि जो जेन्युइन जद्दोजहद आज़ादी है उसको सपोर्ट करें। आप हथियारों के साथ भी जरूरत पड़ती है, फिजिकली इनको सपोर्ट करें। हम बार बार ये ऐलान कर, हम डिप्लोमेटिक एफर्ट करेंगे उनके लिए, मॉरल सपोर्ट करेंगे। डिप्लोमेटिक एफर्ट हमने क्या की है, मॉरल सपोर्ट हमने क्या की है? देखिए, इसको एक मुहिम के तौर पे चलना पड़ेगा आपको। ये डेली बेसिस के बुनियाद पर 24/7 कश्मीर का मसला लेके चलना पड़ेगा आपको। आप आज बैठ के जो पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं अब्रॉड, जिसमें इतना खर्च कर रहे हैं, आपको रिपोर्ट आप उनसे कि उन्होंने कश्मीर के बारे में कितनी कॉन्फ्रेंसें बुलाई, कितने लोगों से उन्होंने बात की, कहाँ पर किन किन मुल्कों के जो हमारे सुफरा हैं उन्होंने जाके, उनकी नेशनल असम्बलीज हैं, जो भी उनका जो है वहाँ पे जहाँ पे वो बैठते हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनके जाके बात की उनसे। उन्हें कितने लोग कन्विंस किया हमने, कितने यूनिवर्सिटी में जाके हमने बात की, कितने हमने अखबारों में आर्टिकल्स पेपर्स लिखवाए। मैं तो हैरान हूँ कि आपने बड़ा ऐलान किया था कि हर एम्बेसी में कश्मीर डेस्क होगा हमारा, वो क्या करेगा? उसका डेस्क तो कायम नहीं हुआ। आपने फॉरेन ऑफिस में, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं खुद इस बात को मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि हमारे फॉरेन ऑफिस में काफी अर्से तक तो कश्मीर पे वर्किंग पेपर ही नहीं था। 90 की दहाई में, शुरू में, कि कश्मीर का मुकदमा क्या है, कैसे। आज उस वक्त हमारा जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, 93 की आपसे बात करता हूँ, वो आए, उन्होंने कहा जी आप हमें बताना चाहेंगे कि कश्मीर का मसला क्या है। वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूँ जी। वो किसी एक पेपर लिखा गया था जो उनको पहुंचा, कहीं तो बड़े नाराज हुए इस बात पे आके कि आप हमें बताएंगे कश्मीर का मसला क्या है। मैं जानता हूँ कश्मीर का मसला क्या है, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये आपका उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी कह रहा था, शहरयार खान साहब, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में यहाँ पे 26 मुल्कों के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे आपके बाद। ये हाल था बताया। पहले तो आप सही कह रहे हैं मुस्तफ़ा साहब कि जब हमें यही नहीं पता कि मसला क्या है और उस पर बात कैसे करनी है, तो फिर हम सियासी बयानात से आगे बढ़ नहीं सकते। बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।